नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर श्रद्धा महले जी से। और आपका स्वागत है श्रद्धा जी। ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, यानी ये त्वचा रोग विशेषज्ञ भी हैं और सौंदर्य शास्त्र विशेषज्ञ भी हैं। और इसलिए हम सब के लिए ढेर सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी ये देने वाली हैं। लेकिन हम अपनी बात शुरू करें इसके पूर्व हम चाहते हैं कि डॉक्टर आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि आप न सिर्फ मतलब लोगों के गांव-गांव में जाके जो आप गांव वालों के लिए भी जो सेवा दे रही हैं, ये बातें भी हम जानना चाहते हैं आपसे। तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रद्धा महले, मैं त्वचा रोग तज्ञ और सौंदर्य तज्ञ हूँ। मेरा क्लिनिक स्किन शाइन नाम से है, आरपीटीएस रोड पे नागपुर में। एंड मैं बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे विवेका हॉस्पिटल को अटैच हूँ, ऑरेंज सिटी केयर हॉस्पिटल को मैं अटैच हूँ काफ़ी सालों से। और मैं बाकी भी सोशल वर्क में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत सारे कैंप्स मैंने 2-3 साल में मोर देन 150 कैंप्स लिए हैं, और ऐसे जगह पे लिए हैं जहाँ पे सच में पेशेंट्स को ज़रूरत होती है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि आप देखेंगे कि स्किन इज थोड़ा सा निगलेक्टेड है, टॉपिक ही निगलेक्टेड है, पेशेंट जल्दी जाते नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और अपने इंडिया में सच में स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक सोशल वर्क शुरू रहता है। सोशल अवेयरनेस के लिए मैं दूरदर्शन में भी मेरे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं। अच्छा, हमेशा आकाशवाणी पे भी मैं एज अवेयरनेस देती हूँ, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में कैसे अपने स्किन की तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन से क्रीम्स लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। जी। बहुत बार यंगस्टर्स को पता ही नहीं रहता, और फिर वो कुछ ना कुछ जो भी ऑनलाइन आप देखते होंगे ना, मीडिया में चलते रहता है, ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ। तो ये उनको भी अवेयरनेस की जरूरत है। कई बार वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं और उसके अनुसार मतलब उनकी स्किन का प्रकार क्या उनको नहीं पता और वो कुछ भी लगा लेते हैं। और जैसे यूट्यूब हो गया, बहुत सारे मीडिया है, तो और सीधे फार्मेसी में जाके अपनी कुछ समस्या बोल के क्रीम ले लेते हैं, और उससे कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं। जी, क्योंकि स्किन में कैसे आपको दिखेगा, एक रेड कलर का पैच आया है, जी, पेशेंट का लगता है एक रेड कलर के पैच के लिए एक ही क्रीम लगेगा। अच्छा, पैच किस चीज का है, जानना जरूरी है। वायरल इन्फेक्शन है, क्या है वो नहीं पता रहता है। बिल्कुल, उसके लिए जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनके पास जाना चाहिए, पता करना चाहिए, और उसका समाधान जो हमको मिलता है वो हमारी स्किन में बाकी जगह फैलने से हमको बचाता है। नहीं तो एक छोटा सा पैच बाद में पूरी बॉडी में यहाँ वहाँ होने से और भी समस्या बढ़ जाती है। तो मेरे को आप ये बताएंगे क्या श्रद्धा जी कि ये जो स्किन के जो रोग है, जो त्वचा रोग है, इसमें जैसे एक्जिमा हो जाता है, और कई तरह की जो समस्याएं, सफेद दाग हो जाते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो थोड़ी इनकी जानकारी हमको सभी की थोड़ी थोड़ी दीजिए। जरूर। तो एक्जिमा, ये जो स्किन प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे प्रकार रहते हैं, है ना। न्यूमुलर एक्जिमा हो गया, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा है, हैंड एक्जिमा, फिंगर टिप एक्जिमा, तो ये प्रकार रहते हैं। पर एक्जिमा होता क्यों है, उसका मेन रीजन है ड्राई स्किन। अच्छा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एक्जिमा हो सकता है इन फ्यूचर। अच्छा, तो इसीलिए मॉइस्चराइजर लगाने का सलाह हम हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं। ओके, तो ड्राइनेस के कारण मेरे को ये बताइए कि जो कई बार जो डायबिटिक लोग रहते हैं, उनको भी एक्जिमा होने की कॉमन है। डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है। जैसे ड्राई स्किन हो गई, जब पेशेंट ड्राई स्किन होती है तो इचिंग होता है, इचिंग पेशेंट करते हैं तो नाखून से इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एक्जिमा का पैच बढ़ेगा और फिर वो बढ़ते जाएगा। यानी अभी हमको ये समझ में आया कि जो जिनको डायबिटीज है वो लोगों को क्यों एक्जिमा होता है, क्योंकि आपने बताया ड्राई स्किन वालों को, और उनकी ड्राई स्किन हो जाती है। तो जी, तो फिर यदि वो थोड़ा ज्यादा अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, पानी वानी पीकर मॉइस्चराइजर लगा के, तो क्या ये समस्या का हल मिल सकता है? मिल सकता है, क्योंकि हमारी जो त्वचा है जी, उसमें 3 परतें होती है। जैसे अपर लेयर हम बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर होता है डर्मिस, और फिर नीचे वाला होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। और यही हमारे स्किन का बैरियर फंक्शन को ये तीनों लेयर मेंटेन करती है। अगर ये तीनों लेयर सही काम कर रही है तो आपकी स्किन नॉर्मल दिखेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तीनों लेयर में कहीं तो गड़बड़ी हो गई, बैरियर फंक्शन इसका खराब हो गया, तो बाहर से
जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है, वो स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाएंगे और फिर आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ेगा। अदरवाइज स्किन अगर पैक है, हाइड्रेटेड है, नॉर्मल हेल्दी स्किन है, तो आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा। अच्छा, तो ये सोराइसिस वगैरह भी होते हैं लोगों को, वो किस कारण से होते हैं? सोराइसिस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। अच्छा। ये किसी को भी किसी भी समय हो सकता है। ये एक से दूसरे को फैलने वाला प्रॉब्लम नहीं है सोराइसिस। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि घर में किसी को है तो ये मुझे होगा क्या, या ट्रांसफर होगा क्या, या फिर मेरे ऑफिस में कोई है जो मेरे बाजू में है उसे सोराइसिस तो मुझे होगा क्या। तो फर्स्ट ये जानना जरूरी है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलता है। अच्छा। पर सोराइसिस जिनका स्किन ज्यादा ड्राई है तो उसमें क्या होता है कि हमारी स्किन का एक साइकिल आप बोल सकते हैं, सेल साइकिल। जैसे वो 28 डेज का होता है। एक सेल बनने के लिए 28 डेज लगता है। पर जिनको सोराइसिस होता है उनका वो साइकिल छोटा हो जाता है। 4-5 दिन में वो सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, फिर एक के ऊपर एक सेल बनते जाएंगे। और इसलिए वो फैलते जाता है और एक परत बन जाती है आपके स्किन के ऊपर। और उसके जो स्केल्स रहते हैं वो सिल्वरी स्केल्स रहते हैं। जैसे आपको सिल्वरी पैचेस दिखेंगे जिनको सोराइसिस है ना। तो जैसे पेशेंट जब उठता है तो उनके बेड पे वो स्केल्स गिरे हुए दिखते हैं। पैचेस में वो फॉर्म होता है, उसमें भी काफी टाइप्स रहते हैं। तो ये ठीक हो सकता है? ये ठीक हो सकता है कुछ पेशेंट्स के लिए। अगर ये फुल बॉडी उनका बड़ा है तो ये एज अ मेंटेनेंस कई बार कईयों को मैंने देखा है कि कुछ जैसे फोरहेड पर है तो कहीं मतलब पीठ पर आ गए हैं, कहीं गले पर आ गए, ऐसे 2-3 जगह मैंने देखे हैं कि लोगों को जो हो जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो ये फिर उनको ठीक करने के लिए वो लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ऐसे जाते। पूछा मैंने कि इसका आप क्या कर रहे हैं, तो बोले हम होम्योपैथी ले रहे हैं। तो थोड़ा आप हमें बताइए इस बारे में कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। सोराइसिस के लिए मोस्ट कॉमन जो हमारा टाइप हम बोलते हैं वो सोराइसिस वल्गैरिस रहता है। अच्छा। जो कि एक्सट्रीमिटीज में कॉमनली दिखता है ना। तो ये जो पेशेंट्स रहते हैं अगर ये स्टार्टिंग में ही प्रॉपरली मेडिसिन शुरू करे तो अपने सोराइसिस जो सोराइसिस का बीमारी है उसे हम मेंटेन रख सकते हैं, है ना। कुछ लोगों को जैसे सिर्फ पाल्मो प्लांटर सोराइसिस है ना, हाथ और पैरों का है, तो वो भी अच्छे से मैनेज हो सकता है। प्रॉपरली पेशेंट्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए, वो प्रॉपरली डायग्नोज होके मेडिसिन शुरू करे तो वो ये ठीक भी हो सकता है। पर कुछ पेशेंट्स में मेंटेनेंस ही रहता है, यानी पेशेंट्स को हमेशा कुछ ना कुछ मेडिसिन लेने पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अपने स्किन को ड्राई नहीं होने देना, तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोरियाटिक पेशेंट्स में। अच्छा, तो ये इन्हें मॉइस्चराइजर कोई विशेष प्रकार का लेना है या जो कॉमन लगाते हैं वही ले सकते हैं? नहीं, उनके लिए अलग मॉइस्चराइजर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें ज्यादा ग्रीसी होते हैं। हाँ, समटाइम उसमें कुछ को मिक्सचर भी हम बोलते हैं, कुछ क्रीम्स भी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, जिससे वो जो सेल साइकिल बढ़ा हुआ रहता है वो उसको नॉर्मल करने के लिए वो रहते हैं। जी। तो ऐसा मैंने सुना है कि ये कई बार स्ट्रेस से या एंजाइटी से भी हो जाते हैं, क्या ये सही बात है? यस, स्ट्रेस के कारण ही बढ़ता है। अच्छा। सोराइसिस है ना, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, किसी को यानी कुछ तबीयत खराब हो गई है ना, फीवर है, तो उस कंडीशन में भी सोराइसिस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। कुछ सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद भी सोराइसिस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये होने का रीजन इमोशनल कोई बात है? नहीं, स्किन के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे से रिलेटेड रहते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड। अच्छा। स्ट्रेस बढ़ेगा तो बहुत सारे स्किन में प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ओके। अच्छा। तो ये मेरे को बताइए कि हम एक हेल्दी स्किन कैसे रखें जिसके कारण कि हम इस तरह की जो समस्याएं या न आने दें। हाँ, हेल्दी स्किन जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे जो 3 लेयर्स होते हैं अगर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो स्किन हेल्दी रहेगी। पर उसमें
सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपका डेली रूटीन। अच्छा, है ना, एक डेली रूटीन एक रहना चाहिए जिसमें प्रॉपरली आप जैसे नहाने के बाद आते हैं, आने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, तुरंत नहाने के बाद लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं 1 घंटे के बाद आप लगा रहे हैं। अच्छा, आपका स्किन टाइप देख के, है ना, ऑयली है, ड्राई है, मिक्स्ड है, नॉर्मल है, वो हिसाब से डर्मेटोलॉजिस्ट से जानना चाहिए कि मेरे स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर अच्छा रहेगा। कुछ लोगों की स्किन अगर ऑयली है तो उसमें नॉन कोमेडोजेनिक, नॉन ऑयली मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, वो उन्होंने यूज करना चाहिए। तो मॉइस्चराइजेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उन्होंने जो भी सोप यूज कर रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, तो मॉइस्चराइजिंग सोप यूज करना चाहिए। जिनकी ड्राई स्किन है, अच्छा, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, उन्होंने फ्रेग्रेंस फ्री, कलर फ्री सोप यूज करना चाहिए। जैसे आप हम नागपुर में रहते हैं तो धूप बहुत रहती है, गर्मी बहुत रहती है, तो सनस्क्रीन लगाना भी उतना ही जरूरी है। तो जो सनस्क्रीन का भी SPF जो बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए? SPF अलग, ये तो ऐसा है कि हमारे दर्शक तो पूरे संसार में फैले हैं, तो आप थोड़ा इन्हें गर्म जगह के लिए क्या और बाकी ऐसा आप बताइए। रेज तो वैसे ही रहेंगे सेम, तो यूजुअली अभी हम लोग जो सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि SPF मोर देन 30 वाला सनस्क्रीन प्रीफर कीजिए। फिर अगेन डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ द स्किन, है ना, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए कौन सा, ऑयली स्किन के लिए नॉन कोमेडोजेनिक और वाटर बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर्स ही यूज करना चाहिए। जो लोग स्क्रीन के सामने कंटिन्यूस बैठे रहते हैं तो उनके लिए ब्लू फिल्टर्स वाले सनस्क्रीन भी अवेलेबल है। अच्छा, तो वो यूज कर सकते हैं। यानी डे टाइम में वो लगाकर, हाँ, दिन में भी आप स्क्रीन के सामने, क्योंकि स्क्रीन से भी जो भी लाइट्स एमिट होते हैं तो वो भी हमारे स्किन को अफेक्ट करते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, बाहर खेलते हैं, तो उनके लिए मोर देन 50 SPF सनस्क्रीन उन्होंने यूज करना चाहिए और फिजिकल ब्लॉकर यूज करने चाहिए। अच्छा, हाँ, तो उससे उनको यानी अच्छा ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ओके। तो मेरे को एक बात पूछनी है डॉक्टर की, आजकल ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और जैसे शैम्पूज भी निकल गए हैं। अब क्या होता है, लोग जब जाते हैं तो वो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में कौन सा ज्यादा चल रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम होता हमारी स्किन का प्रकार क्या है, हम क्या लें। तो थोड़ा आप इसमें गाइड करिए। हाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप देखते हैं तो जो भी सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि फेयरनेस वाले क्रीम्स ज्यादा होते हैं, फिर नाइट क्रीम्स रहते हैं, और नाइट क्रीम में मोस्ट फेवरेबल इज जो है कि सीरम, नाइट सीरम, जिसमें कि विटामिन C है ना। तो जब भी आप कोई एडवर्टाइज देख रहे हैं, कोई प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, तो उसपे देखिए कि उसमें कंटेंट क्या है। तो विटामिन C, कोजिक एसिड, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, तो ये कॉमन कंटेंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर फेयरनेस। पर अगर आप रेटिनॉल चूज कर रहे हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही प्रॉपर सलाह लेके कि ये मेरे स्किन को सूट होगा कि नहीं, मैंने कितने घंटे तक लगा के रखना चाहिए, इसके साथ सनस्क्रीन कितना SPF का यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी इसमें हमने ये प्रॉब्लम स्किन की कोई रोग है तो हम जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, पर मुझे लगता है कि यदि हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं पर भी हमने जाके कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जैसे आप दोनों ही हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाके ये पहले पता करना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज करें या ना करें। तो शायद हमारी स्किन की देखभाल ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो फेयर क्यों होना, हेल्दी स्किन होना चाहिए। मेरे को लगता है कि कई बार कई फेयर लोगों की भी स्किन एकदम बहुत नहीं, यानी क्या रहता है, सूखी सूखी सी, और जिसमें मान लो बेजान, तो उसमें शाइनिंग नहीं रहती है, तो वो फेस इतना अच्छा नहीं लगता है। एक सांवला चेहरा भी हो, लेकिन यदि वो हेल्दी है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप हमको हेल्दी स्किन के लिए क्या करना चाहिए? हेल्दी स्किन के लिए प्रॉपर आपने मॉइस्चराइजर, एक प्रॉपर सनस्क्रीन और आपका प्रॉपर नाइट क्रीम, इसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके खाने पे ध्यान देना चाहिए। कौन सा, यानी आपका जो फूड प्लेट हम बोलते हैं, इट शुड बी कलरफुल, यानी उसमें सारे मल्टीविटामिन्स होने चाहिए, डेयरी आइटम्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स तो रहने ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। मिनरल्स और विटामिन, क्योंकि और वाटर भी काफी पीना चाहिए, हाइड्रेट करना हो यदि इसको,
नमी बनी रहती है ना स्किन हाँ, में, हाँ। तो उसके लिए पानी काफी पीना चाहिए क्या? 2 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए। अच्छा। मिनिमम 2 लीटर तो रहना ही चाहिए हाँ हाँ हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, पर जी। समर में थोड़ा ज्यादा। अच्छा डॉक्टर, कई बार क्या होता है, कईयों को पिंपल्स आते हैं, हाँ, तो क्या ये ऑयली स्किन वालों को आते हैं या किसी को भी आते हैं, और इन्हें ये न आए इसके लिए क्या किया जाए? पिंपल्स कॉमनली ऑयली स्किन जिनका होता है उनको आते ही है ना, और हेरिडिटरी भी रहता है। पर बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं और स्टेरॉइड क्रीम लगाने के बाद फिर उनको पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। तो ये एक कॉमन कंडीशन मैंने देखी अपने इंडिया में, क्योंकि कहीं से भी क्रीम लेके लगाना हमारे यहाँ पे आदत हो चुकी है। फार्मेसी में गए और कुछ भी क्रीम ले आते हैं, क्रीम लगाया और स्टेरॉइड इंड्यूस एक्ने, ये कॉमन है। कुछ लोगों को आफ्टर फेशियल पिंपल्स आते हैं, क्योंकि सडनली वो ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और पिंपल्स आते हैं। अच्छा। अदरवाइज मेन रीजन रहता है हार्मोनल एक्ने, यानी जो बच्चे जैसे बड़े होते हैं अडल्टहुड, तो वो कॉमन है। पर 1-2 पिंपल आना नॉर्मल है, पर बहुत सारे जब आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, तो वो ना आने के लिए मतलब पहले से कुछ ऐसे ये कर सकते हैं। पिंपल्स ना, जैसे ऑयली स्किन है मान लीजिए, उसको नॉर्मलाइज लाने के लिए कुछ फेस वॉश रहते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश रहता है, अगर वो यूज करते हैं तो उससे नॉर्मल स्किन रहेगी। जो एक्ने फॉर्मिंग ग्लैंड्स है वो कम एक्ने सीबम प्रोडक्शन करेंगे, ऑयल सिक्रीशन कम करेंगे और कम पिंपल्स आएंगे। तो वो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश वो यूज करके कर सकते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, पीसीओडी है और फिर पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो समय तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना पड़ेगा। पिंपल के कौन से स्टेजेस में अगर पेशेंट्स आ रहे हैं, है ना, कौन से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो वो हिसाब से, क्योंकि अगर टेंडेंसी है पिंपल्स होने की और स्कारिंग की अगर टेंडेंसी है, तो अगर आप एंड स्टेज में आ रहे हैं जब स्कार्स हो रहे हैं फेस पे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो जल्दी अगर आते हैं तो स्कार फॉर्मेशन कम होगा। अच्छा, एक बार स्कार्स हो गए पिंपल्स के बाद में, तो फिर उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो थोड़ा वो कॉस्टली रहता है। पर ट्रीट कर सकते हैं, पर व्हाई टू ट्रीट अगर प्रिवेंशन इज देयर। अच्छा, कई लोगों को क्या होता है कि मस्से आने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि वो बड़े हो जाते हैं या उसके कुछ आकार बदलने लग जाते हैं, और कई बार ऐसी जगह पे हो जाते हैं जो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या है? यही काफी कॉमन कंडीशन है जिसे हम स्किन टैग्स बोलते हैं। अच्छा, तो आप अक्सर देखते होंगे कि गले पे होता है, बगल में होते हैं, जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है, बहुत बार आंखों के आजू बाजू में भी आ जाते हैं, या जैसे ऊपर में आ जाते हैं। तो ये वेट से रिलेटेड है। अच्छा है ना, जिनका वजन ज्यादा है उनको आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, फिर हेरिडिटरी भी उनको हो सकते हैं। अच्छा, तो पहले तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्रीम्स और ये सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी, पर अभी हम लेजर के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रोकॉटरी के माध्यम से उसे जो मस्से है पेडिकुलेटेड जो अगर है स्किन टैग्स, तो उसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, लेजर से उसे हम निकाल सकते हैं। बट अगेन इट इज अ साइन ऑफ एजिंग कि आपका उम्र बढ़ रहा है, तो ये स्किन में होने वाले चेंजेस है, वो कोई बीमारी नहीं रहती है। पर उसमें भी 2 प्रकार, यानी दूसरा एक प्रकार रहता है कि वायरल इन्फेक्शन, है ना, जैसे आप बोल रहे कि मस्से, पर मस्सों में भी अगर वॉर्ड है और हम उसे मस्से ही है नॉर्मल करके छोड़ रहे हैं, तो देन इट इज यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर दिखाना चाहिए। यदि वो निकालने जैसी चीज है तो निकाल भी सकते हैं, और कई बार वो कैंसरस भी होते हैं। कैंसरस होने के चांसेस अपने इंडिया में उतने नहीं है। अच्छा, रहता है स्किन कैंसर, पर अपने इंडिया में उतना नहीं कॉमन नहीं है स्किन कैंसर। अच्छा डॉक्टर, कई बार क्या होता है लोगों को बहुत तिल आने लगते हैं, यानी पहले 1-2 तिल होना तो कॉमन बात है, लेकिन कईयों को मतलब चेहरे पर या कहीं या हाथों पर बहुत तिल आने लगते हैं, तो ये क्या है? जो तिल आप जैसे आप पूछ रहे हैं हाथों पे जो आते हैं, चेहरे पे आते हैं, उसको हम डर्मेटोसिस पेपुलोसा नाइग्रा बोलते हैं, जिसमें चेहरे पे छोटे छोटे तिल आना शुरू हो जाते हैं। और जो हाथों पे रहते हैं वो स्टप्पोकेराटोसिस होता है, जैसे लगता है कि उसमें कुछ चिटक गया है हाथों पे, जो निकल नहीं रहा है। तो अगेन इट इज अ साइन ऑफ एजिंग कि आपका उम्र बढ़ रहा है
अच्छा, तो आपके शरीर पे चट्टे आ तो रहे हैं, स्किन में चेंजेस होते हैं। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हाँ, है ना, तो वैसे हमारे तो इसमें यानी घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ चीजों में तो नहीं, अच्छा, पर कुछ सिमिलर कंडीशंस रहती हैं कि वो एक बार देख के तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि ये वेदर इट इज अ साइन ऑफ एजिंग की और कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। यदि जब तक कुछ खुजली वगैरह नहीं आई तो इट इज कॉमन। हाँ, अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहती थी कि जो झाइयाँ जैसे चेहरे पे अभी जैसे यंग लड़कियां हैं और वो सुंदर दिखने के चक्कर में कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने से या क्या झाइयाँ आ जाती कहीं कहीं पर, या फिर कई बार ऐसा देखा है मैंने कि प्रेगनेंसी के समय भी कई लेडीज को दिखती हैं, तो ये झाइयाँ क्या है? झाइयाँ यानी मेडिकल टर्म में हम उसे बोलते हैं मेलाज्मा। अच्छा, और जो प्रेगनेंसी में होता है वो सिमिलर कंडीशन होता है, वो हार्मोन्स के कारण होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स रहते हैं, तो उसको क्लोएज्मा बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी में किसी को होता है, आफ्टर डिलीवरी वो रिजॉल्व भी हो जाता है। मेलाज्मा ये जो प्रॉब्लम है ये नाउअडेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कारण स्ट्रेस, हमारा लाइफस्टाइल, जैसा आपने बताया ये कि ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम इमोशंस, जो एंजाइटी और स्ट्रेस से हो रही है, और हमारा लाइफस्टाइल जो सडनली चेंज हो गया है ना, तो बहुत ज्यादा धूप में जो रहते हैं, जो एक कुछ अलग क्रीम्स अपने मन से कुछ लगा के आते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला स्टेरॉइड वाले क्रीम्स हैं, जो उन्होंने अगर लगा ली है तो उनकी स्किन की जो लेयर है वो पतली हो जाती है। अच्छा, जो मैंने 3 लेयर एक्सप्लेन की तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, और फिर जब आप धूप में निकलते हैं तो स्किन रेड होना, फिर वो धीरे धीरे ब्राउन होना, ये सब शुरू हो जाता है, और फिर वो पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, पर मैक्सिमम है सन एक्सपोजर और हार्मोनल चेंजेस। अच्छा, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें और कभी कभी कुछ बड़ों में भी, जैसे कि कुछ जल जाता है तो जो छोटा सा छाला हो जाता है जिसमें पानी भर जाता है, ऐसे कईयों के चेहरे पे आ जाते हैं, व्हाइट कलर के, ऐसे छोटे छोटे पानी भरे हुए टाइप, लेकिन उसके अंदर छोटा सा काला सीड जैसा होता है, यानी बीज, और फिर उसको कई लोग फोड़ते हैं तो उसमें से वो सीड निकलता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं यदि ये फैलेगा तो पूरे मुंह पर आ जाएगा। तो ये कईयों को मैंने देखा है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, पर बड़ों में कम रहता है, बच्चों में ज्यादा। तो ये क्या है जो आप जैसे पूछ रहे हैं कि वो पानी भर के तो नहीं रहता है, उसमें 2-3 प्रकार होते हैं। अच्छा, अगर बच्चों में है तो मोलिस्कम कंटेजियोसम रहता है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे फैलने वाला रहता है। अच्छा, तो वो अगर आप पिक्चर दिखाएंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट डेफिनेटली डायग्नोस करेगा। बोलते कुछ दूध पीते वाले बच्चों को होता है, ऐसा कुछ है? दूसरा प्रकार है छोटे बच्चों में, जैसे नियोनेट्स में मीलिया कॉमन है। अच्छा, मीलिया में येलो कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, और अपने आप ही कुछ दिनों के बाद वो निकल भी जाते हैं। तो वो मीलिया भी हो सकता है, पर वही है कि डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको देख के बता पाएगा कि एग्जैक्ट इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। करके जैसे आप बता रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं, पर वो देखने के बाद ही 100% किस टाइप का है वो ये पता चलेगा। लेना जरूरी है नहीं है, जी, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। बराबर है। तो डॉक्टर मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आप विलेजेस में, गाँव में जा रही हैं, और कई लोगों को आप ट्रीटमेंट दे रही हैं स्किन को लेके, त्वचा को लेके, तो सही बात है कि कई बार गंदगी के कारण भी त्वचा रोग बहुत होते हैं, और हमारे गाँवों में काफी निग्लेक्टेड जो एटमॉस्फेयर रहता है। तो थोड़ा सा बताइए आपके अनुभव की, यानी आपने किस तरह के लोगों को देखा, क्या ट्रीटमेंट किया? रिसेंटली अभी मैंने 2 महीने पहले मैंने मेड़घाट में कैंप किया था। अच्छा, तो ऐसे जगह पे हम लोग गए थे जहाँ पे मोबाइल का रेंज भी नहीं था। ओके, है ना, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट, होटल तक अवेलेबल नहीं था। अच्छा, तो मेड़घाट ऐसा एरिया है, और वो जहाँ पे हमने वो कैंप किया था, तो वहाँ के लोगों को पानी भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता था। है ना, पानी नहीं था नहाने के लिए, तो उनमें स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। यानी छोटे बच्चों में इम्पेटिगो, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो बहुत कॉमन था।
कि वो नहलाते ही नहीं थे अच्छा, बच्चों को प्रॉपरली, हाँ, तो वो इन्फेक्शन, और एक बच्चे को अगर ये हो जाता है तो वो फैल जाता है फैमिली में। तो वो एक कॉमन था। स्केबीज कॉमन था, जिसको हम खरूज बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग साथ में अगर रहते हैं, है ना, छोटे बच्चे या फिर जो मिट्टी में खेलते हैं, तो वो उनको ये स्केबीज होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। तो ये भी एक से दूसरे को जल्दी फैलने वाला प्रॉब्लम रहता है। तो ये था। फिर फंगल इन्फेक्शंस थे। अच्छा। जो खेत में काम करने वाले जो मजदूर थे, वहां पे रोड का भी कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू था, तो वहां पे भी जो काम करने वाले थे, तो कंटिन्यू काम के कारण, गर्मी के कारण, और वहाँ का जो वेदर था थोड़ा ह्यूमिड था, तो उसके कारण उनको फंगल इन्फेक्शन का भी काफी प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये स्किन के मैक्सिमम प्रॉब्लम हाइजीन से रिलेटेड रहते हैं। तो उनको ये बताना जरूरी था कि नहाना कितना जरूरी है ये सारे इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, है ना। मेडिसिन तो रहेंगे पर इम्पोर्टेंट है ये स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, वैसे वो शहरों में भी देखो तो कई लोगों को पीठ पर इधर उधर फंगल इन्फेक्शन आते हैं, और कई बार पैरों में जहाँ जूते नाखून के आसपास भी बहुत कॉमन है। तो वो उसका रीजन क्या है? फंगल इन्फेक्शन जो है उसे अगर बॉडी पे हो रहा है तो उसे टीनिया कॉर्पोरिस हम कहते हैं। अच्छा। जैसे आप बोल रहे कि ये सच में कॉमन इन्फेक्शन हो गया, और उसमें कॉमन तो छोड़ दीजिए, अभी उसमें रेजिस्टेंस आ गया है। अच्छा। यानी हम मेडिसिन भी देंगे तो वो ठीक नहीं हो पाता है। अच्छा, है ना। जैसे आपने पैरों के लिए बोला, तो उसे हम टीनिया पेडिस बोलते हैं, जो कंटिन्यूअस शूज पहनते हैं, सॉक्स शूज दिन भर रहेंगे, ड्रेस रहेंगे, उनको ज्यादा। और मोजे, जो सॉक्स मोजे पहने, उसमें वो नमी आ गई तो वो और बढ़ जाता है, वो बढ़ता है। जी हाँ। और डायबिटिक पेशेंट्स को कॉमनली हो जाता है ये इन्फेक्शन। और दूसरा पैरों का जो इन्फेक्शन है, जिसे हम इंटरट्राइगो बोलते हैं, जो पानी में ज्यादा महिलाएं काम करती है ना, तो उनको होने के चांसेस रहते हैं। जो खेतों में काम करते हैं विदाउट शूज, तो उनको भी नमी के कारण इंटरट्राइगो, ये भी कैंडिडियल इन्फेक्शन रहता है, तो वो होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें आजकल काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है धीरे धीरे। ओके। और ये भी बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने वाला प्रॉब्लम है। अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते, जैसे घर में एक को हो गया ना, तो वो घर के सारे मेंबर्स को होने के चांसेस रहेंगे। तो डॉक्टर ये बताइए कि ये ऐसा न हो, इसके लिए यानी जैसे बच्चे स्कूल से आए या बड़े आते हैं अपने ऑफिस से पूरे घंटे बैठ के, जब वो घर आए तो उन्होंने क्या करना चाहिए जिससे ये न प्रॉब्लम आए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है कि आपके कपड़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। रोज धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए। टॉवेल, 2 टॉवेल यूज होने चाहिए। एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा यूज होना चाहिए, फिर वो वॉश करने के लिए जाना चाहिए। सारे कपड़े धूप में सूखे हुए ही कपड़े पहनने हैं, गीले कपड़े नहीं पहनने, गीले नहीं और नम वाले नहीं पहनना। आजकल जीन्स जो कॉमनली यूज होता है, जिनको फंगल इन्फेक्शन है उनको मैं स्ट्रिक्टली नहीं बोलती हूँ। अच्छा। टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, वेट ज्यादा होता है, ज्यादा एक्सर्शन और ज्यादा चलने में आया तो रैशेस होते हैं पेशेंट को। फिर रैशेस में इन्फेक्शन होके फिर वो बढ़ने लगता है। तो जो भी इनर गारमेंट्स है उसको गर्म पानी में धो के धूप में सुखा के ही यूज करने चाहिए, प्रेस करके पहनने चाहिए, क्योंकि कपड़ों के अंदर भी ये फंगस ग्रो होता है। तो आपके इनर गारमेंट्स, आपका टॉवेल, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। घर में अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उन्होंने अपने कपड़े साइड में रख के वॉश करने चाहिए। बहुत बार अगर साथ में वॉश किए तो सबको होने के चांसेस रहेंगे। और जल्दी से जल्दी जाके डर्मेटोलॉजिस्ट का सलाह लेना चाहिए जी, और मेडिसिन शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि पेशेंट्स क्या करते हैं, कुछ दिन मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है, बंद कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया जाता। इसके कारण धीरे धीरे ये 10 साल में देखते हैं हम लोग कि जो चीज 15 दिन में ठीक होने वाली थी फंगल इन्फेक्शन की, उसे 3-3, 4-4 महीना मेडिसिन लेना पड़ता है ठीक करने के लिए। इन्हें घर जाके मोजे वगैरह निकाल देने चाहिए और खुले पैर थोड़ा हवा लगने देना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी स्किन भी सांस लेती है और उसको ऑक्सीजन मिलना जरूरी है, तो शायद वो भी जरूरी है कि हमारे पैर भी खुले रहे काफी। घर आने के बाद मेरे को लगता है मोजे सब निकाल देने चाहिए, उसे धूप में रखिए, प्रॉपर्ली वॉश कीजिए, इवन आपका हेलमेट भी, और थोड़ी देर चप्पल भी ना पहन के खुले रखना चाहिए शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा डॉक्टर, मैं दूसरा ये पूछना चाह रही थी आपसे
कि जैसे डेंड्रफ हो जाते हैं, हाँ, और कई बार पैचेस भी जो सिर में कईयों के से पैचेस दिखाई देते, हाँ, जैसे स्किन में हमको दिखते हैं, सेम होते हैं। जैसे बहुत बार पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, है ना, कि मुझे मैडम डैंड्रफ हो गया है, जब मैं उनका स्कैल्प चेक करती हूँ तो मुझे दिखता है कि अरे उसमें तो पैचेस है ना। तो बहुत बार जो स्केली पैचेस है ये डैंड्रफ के कारण हो सकते हैं, ये सोरियासिस के कारण भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा। और ये फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं। अच्छा, तो उस समय प्रॉपरली आपको कंसल्टेशन दिखा के ही डायग्नोज करके ही उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है, क्योंकि डैंड्रफ है तो वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से चला जाता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये पर फंगल इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप बोल रहे कि पैचेस दिखते हैं तो कॉमनली सोरियासिस में ज्यादा वो पिक्चर रहता है। पर ये न होने के लिए इन्हें कुछ खास बालों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है, जिनको सोरियासिस है ना, तो उनको या फिर फंगल इन्फेक्शन जिनको ज्यादा कॉमनली होता है तो हम उनको ऑयल अप्लाई करने के लिए मना करते हैं। अच्छा, ऑयल नहीं अप्लाई करना डेली। हाँ, डैंड्रफ है तो हम ऑयल नहीं बोलते हैं। हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं पेशेंट, है ना। पर डेली अगर ऑयल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी फंगस ग्रो हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ऑयल अप्लीकेशन नहीं, प्रॉपर क्वांटिटी में ऑयल अप्लाई करना जरूरी होता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ डेफिशिएंसीज के कारण भी होता है, जैसे बायोटीन है, कैल्शियम पेंटोथेनेट है, उसके कारण भी डैंड्रफ कॉमनली बढ़ सकता है। यानी ये कोई इन्हें एंजाइटी के कारण हो रहा है, स्ट्रेस के कारण ऐसा नहीं है? नहीं। कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है, हो सकता जैसे पीसीओडी है तो उनमें ऑयली स्किन होती है, स्कैल्प भी ऑयली होता है, फिर डैंड्रफ की शुरुआत हो जाती है, तो वो भी पर कई जेंट्स लोगों में भी मैंने देखा है कि डैंड्रफ ज्यादा होते हैं और ऐसे पैचेस आए हुए, ऐसे मैंने जेंट्स लोगों में भी देखा। डर्मेटाइटिस हम उसे बोलते हैं जी, और उसका ट्रीटमेंट रहता है, प्रॉपर मेडिसिन अगर वो पेशेंट लेता है तो वो उसे ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर अब हमें ये बताइए कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमने, जैसे ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि जैसे शैम्पूज हैं, कैसे शैम्पू लेने चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा बाजारों में तो चीजें बहुत दिखती रहती हैं। फिर भी आप थोड़ा एडवाइस करिए, एज अ डॉक्टर हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो भी शैम्पूज है या फिर बॉडी वॉश है, सोप है, तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि केमिकल फ्री शैम्पूज यूज करने चाहिए, यानी हर्बल यूज करने चाहिए जी, फ्रैग्रेंस फ्री होने चाहिए। अच्छा, कलर फ्री व्हाइट कलर के रहने चाहिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्रॉपर्ली डर्मेटोलॉजिस्ट का सलाह लेके ही यूज करने चाहिए। ड्राई स्किन है तो बहुत बार ड्राई स्कैल्प भी रहता है तो उनके लिए मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज रहते हैं। डैंड्रफ अगर उनको है तो उनके लिए कुछ कीटाकोनाजोल बेस शैम्पूज रहते हैं जो कि हम सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल शैम्पूज, केमिकल फ्री वाले, सल्फेट फ्री वाले शैम्पूज पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। बहुत हार्श केमिकल वाले नहीं यूज करने चाहिए। अच्छा, और जैसे एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे लेडीज बहुत फेशियल करवाती हैं तो ये कितना बेनिफिशियल है? फेशियल कर सकते हैं पर कुछ कंडीशंस में उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, है ना। साइड इफेक्ट इन द सेंस, मान लीजिए कोई पेशेंट का स्किन ऑयली है और वो फेशियल कर रहे हैं, उसको मसाज कर रहे हैं, तो उनको पिंपल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ब्यूटिशियन वो नहीं देखते हैं कि स्किन किस टाइप की है, स्किन का कंडीशन क्रीम क्या लेते हैं और लगा देते हैं। सेम एक ही प्रोडक्ट सभी पेशेंट्स के लिए यूज होता है। जी जी। तो फेशियल बहुत अभी पुराना वो हम बोलते हैं उस पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसे नहीं। तो यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 40 कर सकते हैं, क्योंकि वो समय पर उसमें कुछ फायदे हैं कि मसाजिंग वगैरह करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो फेशियल कर सकते हैं, पर फेशियल के अलावा भी बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स अभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल रहते हैं, जिसे हम मेडिकेटेड पील ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें हम कुछ सॉल्यूशंस यूज करते हैं जो फ्रूट एसिड्स रहते हैं वो फेस पे लगाते हैं। इससे स्किन एक्सफोलिएट होता है, जो डेड स्किन है, और फिर न्यू स्किन फॉर्म होता है जो कि ज्यादा हेल्दी रहता है, ग्लोइंग रहता है, उसमें व्रिंकल्स, फाइन लाइंस कम दिखते हैं पेशेंट्स के, और पिगमेंटेशन भी काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, तो यानी जो झुर्रियां आती है, रिंकल्स, उसको कम करने के लिए भी बहुत सारी क्रीम है, पर आप क्या बताएंगी इसके लिए? उसके लिए मॉइस्चराइजर आप
प्रॉपरली डेली मॉइस्चराइजर यूज करे, सनस्क्रीन यूज करे। अच्छा। और उसके लिए भी ट्रीटमेंट रहती है। उसको हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये आजकल तो मतलब सेलिब्रिटीज तो बोटॉक्स करते ही लेकिन ये मतलब सही है क्या करना बोटॉक्स? कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको अच्छा दिखना है, आप चाहते हैं। नहीं बट वो तो देखिए अच्छा दिखने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। हाँ। लेकिन उसका असर हमारे हेल्थ पर और कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है वो चीजें। या कुछ ऐसा भी होता है कि कई लोग करवाने के बाद उनके बारे में सुनते हैं कि अब उनका फेस ऐसा बहुत ज्यादा ही रिंकल आ गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका जितना आप बोटॉक्स जैसे यूज कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन होता है। अच्छा। कि 6 मंथ 8 मंथ्स उसका ड्यूरेशन रहता है। तब तक आपको वो रिंकल्स है कम दिखते हैं। वापस आपको वो इंजेक्शन लेना पड़ता है। अच्छा। और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं होते। अच्छा। बहुत बार मीडिया में आप जो भी आप बता रहे हैं हमने तो हम पढ़ के जितना मैंने देखा है उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कॉस्ट इज द मेन इशू। पर अभी तो उसका बोटॉक्स का भी कॉस्ट काफी कम हो चुका है। तो रूटीनली भी आजकल बहुत सारे पेशेंट्स जो डिमांडिंग है तो वो बोलते हैं कि मुझे बोटॉक्स करना है। क्योंकि सिर्फ अंडर आई का जो है रिंकल्स के लिए काफी कम कॉस्ट में भी वो हो सकता है। अच्छा। तो ये आंखों के नीचे जो काले घेरे कईयों को हो जाते हैं तो ये क्या विटामिन ई की कमी से होते हैं या और कोई रीजन है? अंडर आई पिगमेंटेशन B12 की कमी से मैक्सिमम होता है। जो लोग ज्यादा कंप्यूटर के सामने रहते हैं, स्क्रीन टाइम रहता है, आजकल नाइट शिफ्ट्स रहते हैं, है ना, तो उन लोगों में भी अंडर आई पिगमेंटेशन कॉमन रहता है। कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स के कारण कुछ लोगों को फैटी टिश्यू सडनली तबीयत खराब हो गई तो सडनली उनको अंडर आई पिगमेंटेशन हो जाता है। तो कॉमन रीजन इज B12 डेफिशिएंसी। बाकी भी डेफिशिएंसीज रहती है, इनफैक्ट विटामिन सी का डेफिशिएंसी है। तो ऐसे भी बाकी रहते हैं। यानी तो कुछ बीच बीच में विटामिन ई, विटामिन B12 ऐसे लेते रहना चाहिए। हाँ, B12 जो वेजिटेरियन रहते हैं उनका B12 काफी कम रहता है कभी। और अभी मैं देख रही हूँ जो भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं फॉर हेयर्स हो, फॉर स्किन हो, तो उनका B12 काफी लो। B12 और D3 ये दोनों चीजें कम रहती है। अच्छा। तो इट मे बी रिलेटेड टू अवर सडन चेंज इन लाइफस्टाइल, है ना। एक तो हम खाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड का वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। इसीलिए स्किन के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रही है, पिगमेंटेशन बढ़ रहा है। तो डॉक्टर जैसे कईयों की एड़ी फटती है बहुत, उसका क्या इलाज है? उसके लिए मॉइस्चराइजर प्रॉपरली अप्लाई करना जरूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उन्होंने लेने चाहिए, विटामिन ई उन्होंने लेना चाहिए क्योंकि ये ड्राई स्किन के कारण होता है। अच्छा। और जो भी आप फुटवेयर यूज करते हैं वो प्रॉपरली सॉफ्ट फुटवेयर यूज करना चाहिए। अच्छा। ठंडी के सीजन में आप इसमें ज्यादा वेरी कॉमन। अच्छा। और दूसरा डॉक्टर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कईयों को बहुत पसीना ही, जैसे आप और मैं एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे कईयों को मैंने देखा एक ही जगह बैठे हैं, बाकी लोगों को नहीं, पर किसी किसी को इतना पसीना आता है कि मतलब उनको पोंछना पड़ता रुमाल लेकर। तो इसका क्या रीजन रहता है? हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं हम उसे, है ना। बहुत लोगों को पाल्मो प्लांटर रहता है, किसी को फुल बॉडी रहता है, पाम और सोर्स में होगा या फिर पूरे शरीर में होगा। तो जैसे हमारे जब आप देखते हैं जैसे घर बनता है तो उसमें इलेक्ट्रिक का सर्कुलेशन रहता है, तो हमारे बॉडी में भी ऐसे सर्कुलेशन रहता है। जब उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो समय में हाइपर हाइड्रोसिस यानी ज्यादा पसीना आना हम उसे बोलते हैं। तो वो ठीक होता है? उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो बहुत हद तक ठीक नहीं होता है। पर हाँ, उसके लिए भी जैसे पाल्मो प्लांटर हाइपर हाइड्रोसिस है, उसके लिए हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट देके उसे कम कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी पहले तो नहीं था पर अभी है। अच्छा। और जो जैसे कई बार ऐसे फ्लशिंग हो रही है या कई लोगों को हम लोग देखते हैं कि जैसे स्किन पर दिखता है कि एकदम उतर गया है मुंह, या एकदम से गुलाबी एकदम से
तो ये सब चेंजेस क्या है स्किन में? ये हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, फ्लशिंग जैसे आप बोल रहे हैं, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है ना, पेरीमेनोपॉजल, ब्लशिंग, फ्लशिंग, ये सभी कुछ जो तो ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो ज्यादा टी एंड कॉफी कंज्यूम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको सडनली फेस पे रेड पैचेस आ जाते हैं, जिनको हम रोजेशिया भी बोलते हैं। कुछ लोग ब्लड सर्कुलेशन उनका फेस का थोड़ा ज्यादा होता है, तो धूप में जैसे निकलते हैं तो एकदम से सडनली स्किन उनका रेड हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है। अच्छा हाँ। और जो नाखून है ये कईयों के मतलब या तो येलो होते हैं या फिर इन्हें हेल्दी है तो कैसे है वो, ये थोड़ा बताइए। मतलब कैसे हम अपने नाखूनों को हेल्दी रखें, क्योंकि आजकल तो उसके ऊपर लोग बहुत डिजाइन भी बनाने लगे हैं, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान होता है। अभी मेरा एक रिसर्च ही शुरू है नेल्स के ऊपर। अच्छा। तो उसमें विद द हेल्प ऑफ पील्स हम अपने नाखून को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वैसे मेरा रिसर्च शुरू है। अच्छा। नेल्स के ऊपर। तो नेल्स आप अगर देखते हैं तो आफ्टर द एज ऑफ 40 बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपने बोला येलो कलर का नेल है, येलो नेल है मतलब उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा। है ना। तो जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया कि सेल साइकिल रहता है जो 28 डेज का, तो नेल का जो सेल साइकिल है वो बढ़ जाता है। अच्छा। जो 28 दिन में जो सेल बनने वाली थी वो बनती नहीं है, उसको 30 दिन 40 दिन ऐसे वो बढ़ती है। तो नेल जो है थिक होने लगता है ना, बढ़ते नहीं है धीरे धीरे। तो इन्फेक्शन अगर नेल के अंदर चला गया और उसमें फंगल वगैरह आ जाता है नेल में वो ग्रो होते जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जिसके कारण येलो हो जाते हैं। तो जैसे पानी में जो ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनके येलो नेल्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनका जब सर्कुलेशन नेल्स तक जो ब्लड सप्लाई होता है वो जब कम जाता है तो वो रफ नेल्स होते हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे लाइंस रहेंगी। जिनको B12 डेफिशिएंसी हो गई है तो उनके नेल्स पे ब्लैक कलर के लाइंस दिखने लगते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन कम है, कटे टाइप हो जाते हैं नाखून, कटे होते हैं। कैल्शियम पेंटोथेनेट अगर कम है तो बायोटीन कम है तो ब्रिटल नेल्स काफी कॉमन है। तो ये वो कैल्शियम वगैरह खा के हो सकता है या उनको दिखाना चाहिए डॉक्टर को? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कुछ नेल के जो चेंजेस है, क्योंकि सोरेसिस में भी कुछ चेंजेस, सोरेटिक नेल्स रहते हैं। अच्छा। लाइकन प्लेनस में भी कुछ नेल चेंजेस होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि नेल के यही रीजंस है कि विटामिन का डेफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं होता। नेल्स देखकर भी हम हेल्थ को जान सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है तो स्पून नेल्स दिखते हैं, स्पून जैसा नेल हो जाता है। करेक्ट। पर बहुत बार ऐसे भी डिसीजेस होते हैं जो हमें इंटरनल कुछ हो रहा है वो बताते हैं। तो आजकल नेल के तरफ भी कभी-कभी ऐसे धब्बे टाइप आ जाते हैं। जो स्पॉट्स आते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गया। जो व्हाइट आप बोल रहे हैं ना स्पॉट्स दिखते हैं, तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। और कई लोग आजकल जो फैशन चल रहा है बहुत टैटूज करते हैं बॉडी में, तो ये स्किन के लिए सही है? यानी फैशन के नाम पे तो हो रहा है, बट स्किन पर इसका क्या असर होता है? टैटू करते समय थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है कि आप कहाँ से वो कर रहे हैं, वो कितना हाइजीनिकली प्रॉपरली सारे प्रिकॉशंस लेके कर रहा है कि नहीं कर रहा है। केमिकल रहते हैं ना वो। कुछ लोगों को टैटू पिगमेंट के कारण रिएक्शन होता है, कुछ लोगों को किलॉइड हो सकता है। अच्छा। तो आपके स्किन को सूट हो रहा है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किलॉइडल टेंडेंसी है तो उन लोगों ने टैटू नहीं बनवाना चाहिए। अच्छा। और जहाँ से आप कर रहे हैं वो प्रॉपरली सब स्टेराइल सब यूज कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे डिसीज भी ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर किसी का यूज कर लिया है ना, वो निडल और ये सब। तो फिर जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो पूरे हाथ पैर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि यानी स्किन पर इसका बड़ा खराब असर पड़ता होगा। है वैसे यूजुअली मैं तो किसी को सलाह नहीं देती हूँ टैटूज की, क्योंकि टैटू बनाना तो काफी इजी है, चीप है, पर टैटू रिमूवल के लिए जब पेशेंट्स आते हैं तो अगेन इट इज वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, क्योंकि लेजर से हम वो रिमूव भी कर सकते हैं। टैटू रिमूवल के पास के लिए हमारे पास ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। कि अभी मुझे वो टैटू पसंद नहीं आया, अभी मुझे निकालना है। अच्छा। तो डॉक्टर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमको अपनी स्किन एक नॉर्मल वे में हमको अपने केयर लेना है, तो आपने वो तो सब सनस्क्रीन वगैरह की बात तो बता दी है, पर जैसे लोग कैल्शियम खाते हैं
या हाँ। फिर लोग विटामिन D3 खाते हैं, B12 खाते हैं ना, जैसे हाँ। सप्लीमेंट के तौर पे। हम्म। तो उसमें जैसे आपने बताया अच्छा नरिशमेंट तो लेना है, हाँ। लेकिन इसके साथ क्या कोई विटामिन की ऐसी गोलियां हमने खानी चाहिए क्या, विटामिन की? खानी चाहिए, पर विटामिन आप कौन सा ले रहे हैं, आपको कौन से विटामिन की ज्यादा जरूरत है, वो एक बार पूछ के सलाह लेके, है ना, यानी मन से नहीं लेना चाहिए। बहुत बार पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, विटामिन C खाते जा रहे हैं, जिंक खाते जा रहे हैं। अच्छा। पर आप ले सकते हैं, पर 3 मंथ्स ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अपने मन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस भी अच्छी चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यंगस्टर्स आजकल, जो आपने अभी बताया कि बिटनोवेट स्टेरॉइड क्रीम्स रहते हैं, वो न लगाएं बिना पूछे डॉक्टर से। कोई भी क्रीम फेस पे लगाने से पहले 10 बार सोचिए कि ये मेरे स्किन को सूट हो रही कि नहीं है, हो रही है ना। नहीं तो किसी फ्रेंड ने बोला अरे मैंने ये लगाया तू भी लगा, तो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं रहता। एक ही क्रीम सारे स्किन को सूट करेगी ऐसा भी नहीं रहता। जी। कोई भी क्रीम चेहरे पे लगाने से पहले 100 बार सोचिए, जी। डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। और जो सफेद धब्बे स्किन पर आते हैं उसके लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कांटेक्ट करना चाहिए। आप विटिलिगो बोल रहे हैं, विटिलिगो भी बहुत ही कॉमन डिसीज है, हम बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, पेशेंट्स को लगता है कि ये हेरिडिटरी रहता है, ये एक से दूसरे को फैलने वाला बीमारी है। बहुत बार पेशेंट नर्वस ज्यादा हो जाते हैं, ये कम ही नहीं हो रहा है। पर इम्पोर्टेंट है कि पहले इसके ऊपर इलाज नहीं था उतना, पर अभी डर्मेटोलॉजी में भी बहुत सारे न्यूअर टेक्निक्स है, न्यूअर मेडिसिन है, जो कि देके विटिलिगो को कम किया जा सकता है या फिर मेंटेन भी किया जा सकता है। कुछ लोगों को अगर फुल बॉडी बढ़ गया तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टार्टिंग है, पेशेंट थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सफेद दाग होने का रीजन क्या है? अगेन ये अभी ऑटोइम्यून डिसीज है। बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जड़ क्या है वो पता ही नहीं रहता कि क्यों हो रहा है, पर कुछ डेफिशिएंसीज के कारण रहता है। सडनली हमारे शरीर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा शरीर ही हमारे सेल्स के खिलाफ फाइटिंग शुरू कर देता है, और फिर ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो सडनली वहां पे जो मेलानोसाइट्स है, जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उसको मार देता है, तो वहां पे व्हाइट पैच बन जाता है। तो वो जो फाइटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है, बहुत बार किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ लग गया, उसके कारण हो सकता है, डेफिशिएंसीज के कारण हो सकता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी है। तो डॉक्टर, आप एंड में हमारे श्रोताओं को कुछ बोलना चाहेंगे? आपका कोई संदेश? अपनी स्किन के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स लगाने से पहले उसमें कंटेंट्स प्रॉपरली देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट का सलाह लेके ही प्रॉपरली, अगर आप क्रीम यूज कर रहे हैं, कोई नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपरली सलाह लीजिए, तभी यूज कीजिए। किसी फ्रेंड ने बोला है ये क्रीम लगाओ, तो पूरा ध्यान उसी के तरफ देके अपने स्किन को खराब मत कीजिए, क्योंकि हर एक की स्किन अलग अलग होती है। आपके हाइजीन पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, आपके कपड़ों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आजकल नागपुर में बहुत सारे इन्फेक्शंस, जैसे फंगल इन्फेक्शन काफी ज्यादा कॉमन है। आपके कपड़ों के ऊपर, हाइजीन के ऊपर ध्यान दे, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके खाने के ऊपर ध्यान दे। टाइमली, प्रॉपर टाइम टू टाइम जो भी आपका लंच डिनर है उसका एक सही समय रहना चाहिए। आपकी जो फूड प्लेट है वो कलरफुल रहनी चाहिए, उसमें सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वो सही मात्रा में रहने चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए बराबर से, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। 40 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है, जिसमें योगासन सबसे इम्पोर्टेंट है। और नींद पूरी होना जरूरी है, और स्क्रीन से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज के यंगस्टर्स को मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि मोबाइल पे मोबाइल बाजू में रख के सोना है। बिल्कुल। और टाइमली सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो भी करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी बातें सब बताई है, और श्रोताओं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।